नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विद एके में। प्यारे दोस्तों, मैं घटना चक्र की सीरीज़ लेकर आया हूं आपके लिए। और घटना चक्र की सीरीज़ में ये हमारा तीसरा क्लास होगा, ठीक है। और ये चल रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी। अभी जो अभी लेटेस्ट जो भी घटना चक्र आया है, हम उसको देख रहे हैं प्रश्न और क्वेश्चन आंसर के माध्यम से, ठीक है। तो सारे हमने इससे पहले एक चैप्टर को हमने देख लिया 2 क्लासेस में। तो आज हम यहाँ पर जो है अगला चैप्टर देखेंगे। देख लेते हैं पारिस्थितिकी। दोस्तों, इससे जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं उनको देखेंगे और फिर इसमें जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपके लिए इंपॉर्टेंट एग्जाम के लिए हो सकते हैं उन पर बात करेंगे। तो चलिए जी, इससे क्या क्या प्रश्न आए हुए हैं पारिस्थितिकी से देखेंगे। पहला प्रश्न क्या है? पहला प्रश्न आया है, पारिस्थितिकी निम्नलिखित के बीच पारस्परिक संबंध का अध्ययन है। किसके बीच का? तो दोस्तों ये मनुष्य और वन के बीच है, पति और पत्नी, मृदा और जल, ये है जीव, यानी कि जितने भी जीव जंतु होते हैं और वातावरण का उनके साथ क्या संबंध है, उसी को हम क्या बोलते हैं? पारिस्थितिकी बोलते हैं। दोस्तों आपको याद रखेंगे, जीव विज्ञान की ये एक शाखा है, ये आपको याद रखना है। जीव विज्ञान की एक शाखा है जिसमें जीव समुदाय और उसके वातावरण के मध्य परस्पर संबंधों का अध्ययन किया जाता है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है जी। इसके बाद अगला प्रश्न देख लीजिए। नेक्स्ट है, पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने दी थी? दोस्तों ये पूछ रहा है द कॉन्सेप्ट ऑफ, ठीक है। इसका जो कॉन्सेप्ट दिया था पारिस्थितिक तंत्र का कॉन्सेप्ट किसने दिया था? तो ये आपको याद रखना है, एजी टॉन्सले। किसने दिया था जी? एजी टॉन्सले। एजी टॉन्सले ने कब दिया था? तो आप देखेंगे इसका नाम पूरा है एजी टॉन्सले, यहाँ पर लिखा हुआ है 1935 में ये कॉन्सेप्ट इसका सबसे पहले इन्होंने यूज़ किया था। तो ये आप देख सकते हैं एजी टॉन्सले द्वारा दिया गया। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से पारिस्थितिक तंत्र, निम्नलिखित में से लिखा हुआ, निम्न में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में सही नहीं है? थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं, जूम, इधर देखेंगे। तीसरा प्रश्न देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र के विषय में ठीक नहीं है? तो देखते हैं कौन सा ठीक नहीं है। पहला है, यह जैविक और अजैविक दोनों संगठनों से युक्त है। बिल्कुल, इसके जैविक भी होते हैं, अजैविक घटक भी होते हैं पारिस्थितिक तंत्र में। यह अपनी स्वयं की उत्पादकता होती है। बिल्कुल होती है। जो जैविक तत्व होते हैं, ठीक जैसे पेड़ पौधे, तो उनकी स्वयं की उत्पादकता होती है। उसके बाद है, ये एक बंद तंत्र है। उसके बाद डी में लिखा हुआ, ये प्राकृतिक संसाधनों का तंत्र है। मेरे प्यारे दोस्त, ये एक बंद तंत्र नहीं है, ये एक क्या है? ये ऑप्शन गलत है। ये एक ओपन तंत्र होता है। ये क्या होता है? एक ओपन तंत्र, यानी कि खुला। ये एक खुला तंत्र होता है, खुला तंत्र। आपको याद रखना है, खुला तंत्र। खुला तंत्र का मतलब क्या होता है कि इसमें जो ऊर्जा वगैरह है या कोई भी चीज़ जो इसमें क्या होता है, लगातार परिवहन होता रहता है। कुछ चीज़ों का लगातार इसमें चीज़ें, कुछ तो इसमें लगातार आती रहती हैं और लगातार इसमें से जाती रहती है। यानी कि बहुत सारी चीज़ों का इसमें निवेश, यानी कि जुड़ता रहता है। कुछ चीज़ें प्लस होती रहती है और कुछ चीज़ें इसमें से माइनस होती रहती हैं, जैव जो आपका पारिस्थितिक तंत्र होता है, ठीक है। तो ये क्या हो गया आपका? एक बंद तंत्र नहीं है, ये एक खुला तंत्र है। प्यारे दोस्त, इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा गया, आप देखेंगे। वैसे भी ये 2015 में पूछ लिया गया री एग्ज़ाम में, ठीक है ना। उसके बाद अगला देखेंगे। नेक्स्ट देखिएगा, प्रश्न है अगला, किन 4 घटकों द्वारा पारिस्थितिक तंत्र का निर्माण होता है? कौन से ऐसे तंत्र है जिससे जो है पारिस्थितिक तंत्र बना हुआ है? तो बताइए भाई। जल, कार्बन, ऑक्सीजन, सल्फर। ये तो नहीं है भाई, पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो इसके बाद इसमें देखो क्या होता है, अजैविक पदार्थ होते हैं। बिल्कुल होते हैं अजैविक पदार्थ, जैसे वायु हो गया, है ना, मृदा हो गया, ये सारे के सारे, है ना। उसके बाद है उत्पादक, बिल्कुल होते हैं इसमें। प्राइमरी प्रोड्यूसर्स होते हैं पेड़ पौधे, ठीक है। उपभोक्ता होते हैं, उपभोक्ता भी आप देखेंगे कि प्राइमरी उपभोक्ता होते हैं, प्राथमिक उपभोक्ता, द्वितीयक, तृतीयक, और फिर लास्ट में होते हैं डीकम्पोजर, जो दोस्तों क्या करते हैं, जो सड़ी गली जो भी चीज़ें होती हैं ना, उनको क्या करते हैं, ये कन्वर्ट कर देते हैं अकार्बनिक चीज़ों को, किसमें? आपके कार्बनिक चीज़ों को अकार्बनिक कंपोनेंट में बदल देते हैं। तो चारों चीज़ों से मिलकर बना होता है हमारा पारिस्थितिक तंत्र, ठीक है ना। उसको याद रखना। जैसे इसको पढ़ लीजिए भाई, क्या है? जैविक पदार्थ, उत्पादक और वियोजक सभी रहते हैं दोस्तों तंत्र में, ठीक है। तो जैविक घटक के अंतर्गत उत्पादक आते हैं, उपभोक्ता आते हैं, ये बता रखा है, ठीक है। वियोजक, ये जैविक घटक ही हैं। जैविक घटक में जैसे कि आपको याद रखना है, वियोजक में क्या आता है, कई बार ये पूछ लेता है। जैविक घटक में जैसे मान लो उत्पादक में कौन आ गया भाई? उत्पादक में आ गया आपके प्राथमिक उत्पादक भी बोलते हैं इनको, पेड़ पौधे, है ना, पौधे वगैरह। इसमें कौन आ गया भाई? मनुष्य भी इसमें आ गया, या जानवर जितने भी, ठीक है, ये इसमें आ जाएंगे। उसके बाद है वियोजक में आते हैं डीकम्पोजर, जैसे मान लो चींटी हो गया, चींटी, चींटी। उसके बाद आपने जीवाणु सुना, ठीक है, जीवाणु हो गया। कवक हो गया, कवक, प्रोटोजोआ हो गया। ये सूक्ष्म जीव इसमें रखे जाते हैं वियोजक में,
ठीक है ना। ये सड़े गले जो पदार्थ होते हैं उनको क्या करते हैं, उनको डिकम्पोज करते हैं। उसके बाद अगला देख लीजिए आप, नेक्स्ट है 5वें नंबर का प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन एक पारिस्थितिक तंत्र के संदर्भ में सही नहीं है। तो देख लेंगे, पारिस्थितिक तंत्र किसी निश्चित स्थान समय इकाई के समस्त जीवों और भौतिक पर्यावरण का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल करता है दोस्त। उसके बाद है ये एक क्या है, कार्यशील इकाई है। बिल्कुल इसमें बहुत कार्यशील इकाई है। इसकी उत्पादकता अपनी होती है, लेकिन फिर से वही पूछ दिया, तो ये इसका क्या होगा, रॉन्ग। यही क्या इसका आंसर है, ठीक है जी। ये एक क्या है, बंद तंत्र नहीं है, ये एक ओपन तंत्र है, ओपन सिस्टम होता है। इसके बाद आ जाइए आप छठा प्रश्न, ठीक है जी। छठा प्रश्न इंपॉर्टेंट है, कथन और कारण वाला प्रश्न है जी। देख लेते हैं, कथन और कारण वाला प्रश्न भी देखेंगे यहाँ पर। चलिए कथन कारण देखेंगे। कथन दे रखा है, जीव मंडल का एक खुला यानी कि विवृत तंत्र का उदाहरण है, ठीक है। जीव मंडल यानी कि पारिस्थितिक तंत्र की बात कर रहा है, तो ये खुला है, बिल्कुल है। जीव मंडल में पदार्थों के आरंभिक निवेश के बाद पुनः नए पदार्थों का निवेश नहीं हो सकता, परंतु ऊर्जा के निवेश और बहिर्गमन पर कोई प्रतिबंध नहीं है। इसका मतलब वो ये कहना चाह रहा है कि देखो भाई, इसमें जो है ना, नए पदार्थों का निवेश दोबारा नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन ऊर्जा का निवेश में कोई प्रतिबंध नहीं है, दोबारा भी प्रवेश हो सकता है। प्यारे दोस्त ऐसा नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है। इसमें पहला तो बिल्कुल ठीक है, लेकिन दूसरा जो है वो आर गलत है। क्यों है गलत? क्योंकि दोस्तों इसमें जो है ना, ऊर्जा हो या कोई भी नया पदार्थ है या कोई भी जो नए जीव हैं, तो पारिस्थितिक तंत्र का मतलब है एक स्थान, ठीक है। इसमें अब एक बात बताइए, इसमें नया जीव भी आ सकता है, इसमें नए पौधे भी आ सकते हैं, और कभी भी वो मर भी सकते हैं, जा भी सकते हैं, तो कभी भी आ सकते हैं, कभी भी। यानी इसका मतलब क्या हुआ, इसमें इनपुट भी हमेशा होता रहेगा, ठीक है, और आउटपुट भी हमेशा यहाँ से निकलता भी रहेगा। तो ये स्टेटमेंट गलत होगा। तो आप बताइए इसमें क्या हो जाएगा, ए सही है, आर गलत है, तो क्या हो जाएगा आंसर इसका आंसर हो जाएगा प्यारे दोस्त सी, ठीक है। क्या हो जाएगा, सी इसका आंसर हो जाएगा, छठा। आप देख रहे हैं सी इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा इसका सी। ए सही है, परंतु आर इसका जो है वो गलत हो जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट प्रश्न, यही इसमें दे रखा है, देखो पारिस्थितिक तंत्र के बारे में ये सब बातें लिखा हुआ है। खैर हम इस पर आते हैं भाई, आर में पूछा हुआ है 2017 में। देखेंगे, पृथ्वी का सर्वाधिक वृहद पारिस्थितिक तंत्र निम्न में से कौन सा है। तो प्यारे दोस्त इसमें क्या हो जाएगा, जलमंडल है क्या, स्थल मंडल है क्या, जीवों में क्या, या फिर जैव मंडल है। तो आप बताइए इसमें क्या होगा। प्यारे दोस्त ऐसे देखिए इसको आप, ये आपका वायुमंडल हो गया, ठीक है, ये वायुमंडल है। ये आपका मान लीजिए स्थल मंडल हो गया, ये आपका जलमंडल हो गया, ठीक है जी। यानी कि जो पृथ्वी पर जल है, समुद्र वगैरह, ये हो गया जलमंडल, ठीक है जी। ये हो गया आपका वायुमंडल, ठीक है, मंडल, ये जलमंडल हो गया, और ये आपका हो गया स्थल मंडल, जिस पर यानी कि जमीन वाला स्थान, स्थल मंडल, ठीक है। तो स्थल भाग, प्यारे दोस्त जो जीव हैं वो देखो आप, पृथ्वी पर भी जीव रहते हैं, जीव जंतु, मनुष्य भी रहते हैं, ठीक है, सारे के सारे जीव जंतु यहाँ पर भी रहते हैं, ठीक है। और आप देखेंगे जल में भी रहते हैं भी बहुत सारे जीव जंतु, और तो और वायुमंडल में यानी कि जो वायु है इसमें भी बहुत सारे जीव रहते हैं, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, इन तीनों पर ही क्या मिलेगा आपको, जीव देखने को मिल जाएगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा जो मंडल हुआ वो क्या हुआ, तो आपका वो हुआ जैव मंडल। जैविक तो सभी जगह मिलेंगे ना, तो जीव तो आपको देखो इसमें भी मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे, इसमें भी मिल जाएंगे। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे बड़ा तंत्र कोई हुआ तो क्या हुआ, वो हुआ जैव मंडल। इन सभी के सभी में क्या मिलेंगे आपको, जीव मिलेंगे, तो जैव मंडल इसका क्या होगा, आंसर होगा। नेक्स्ट देखेंगे, अब कुछ चीज़ें देखो इसमें ना पॉइंट्स थे दोस्त, तो पॉइंट्स को आपको थोड़ा सा देख लेना चाहिए था। जैसे इसको मैं बता देता हूँ कि इम्पोर्टेंट पॉइंट है जो इसमें याद रख लेने चाहिए हमें। यहाँ पर देखेंगे दोस्तों, जो हमें कुछ चीज़ें हैं जहाँ पे आगे जाके इससे क्वेश्चन भी बनेगा, तो इम्पोर्टेंट चीज़ों को यहाँ पर देख लीजिए भाई। देखो क्या है भाई, थोड़ा सा इसका जो डिटेल में आपको पता भी चल जाएगा, कोई आगे से क्वेश्चन आएगा आप बना भी लेंगे। पारिस्थितिक तंत्र क्या है, जीव विज्ञान की एक शाखा है, क्लियर हो गया, जिसमें जीव समुदाय और उनके वातावरण के संबंध, पारिस्थितिक वातावरण के मध्य पारस्परिक संबंधों का अध्ययन किया जाता है। यानी कि जो जीव है ना, एक जीव, मान लीजिए मैं एक जीव हूँ यहाँ पर, मेरा वातावरण से क्या लेना देना है, ठीक है, वातावरण क्या संबंध है, मैं जल भी लेता हूँ, ठीक है, मेरी ज़रूरत, ठीक है, सब कुछ है। तो ये क्या है, मेरे चारों ओर जो भी चीज़ें हैं, ठीक है, आप देख सकते हैं।
तो इसके पारस्परिक संबंध क्या है मेरा, तो ये है, ठीक है जी। इसके बारे में आगे बात करेंगे। आगे लिखा हुआ है जीव और उसके बाहरी वातावरण के बीच एक सक्रिय संबंध है। बिल्कुल है भाई, जीव का जो भी एक जीव है उसका बाहरी जो वातावरण है, वायु हो, जल हो, मैंने बताया मृदा हो, सभी से क्या है, एक सक्रिय संबंध है। लिखा हुआ है कुछ स्रोतों के अनुसार पारिस्थितिक शब्द का जो सर्वप्रथम प्रयोग है वो 1865 में किया था दोस्तों, लिखा हुआ है रेटर ने, ठीक है, रेटर ने किया था। तो ये आपसे पूछ सकता है कि पारिस्थितिकी शब्द सबसे पहले किसने यूज किया था, याद करना है आपको, ठीक है। अच्छा, अर्नेस्ट हेकेल ने इसको दोस्तों पारिस्थितिक बोला हुआ है, पारिस्थितिक यानी कि इकोलॉजी शब्द का सबसे पहले उपयोग किया था, ठीक है। तो पारिस्थितिकी शब्द का सबसे पहले रेटर ने किया, और उसके बाद क्या लिखा हुआ आप देख लीजिए, हेकेल ने पारिस्थितिक शब्द यानी कि इसको लिखा हुआ है इकोलॉजी शब्द का उपयोग किया था, ओइकोलॉजी, ठीक है, इसको आगे लिखा हुआ है ओइकोलॉजी नाम से किया था। और ओइकोलॉजी शब्द जो है वो दो भाषाओं से मिलकर बना है, दो शब्दों से, एक है यहाँ पर देखेंगे ओइकोस और दूसरा है ओइकोस। ओइकोस का अर्थ होता है हाउस यानी लिविंग स्पेस यानी घर या आवास, और लॉगस का मतलब होता है साइंस या स्टडी। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप यहाँ पर देख लेंगे। तो अर्नेस्ट हेकेल के अनुसार दोस्तों परिभाषा जो है इसकी क्या हो जाएगी, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। तो ये क्या लिखा हुआ है यहाँ पर देख लीजिए, यानी कि आवास का अध्ययन करना। ओइकोलॉजी का मतलब क्या हो जाएगा, आवास का अध्ययन करना। अर्नेस्ट हेकेल के अनुसार दोस्तों इसमें परिभाषा भी दी है, जीवों के कार्बनिक और अकार्बनिक वातावरण और उसके पारस्परिक संबंधों के अध्ययन को पारिस्थितिकी कहते हैं दोस्तों। उसके बाद है यूजिनोल, आप अगला देखेंगे यूजीन ओडम, ये यहाँ पर देख लीजिए यूजीन ओडम, ठीक है। इनके अनुसार पारिस्थितिक तंत्र लिखा हुआ है पारिस्थितिकी प्रकृति की संरचना एवं प्रक्रिया का अध्ययन है, ठीक है, ये बताया। इसके बाद देखो, ये तो खैर वो बता रखा है। इसके बाद लास्ट एक पॉइंट और याद रखना है, 1935 में एजी टॉन्सले पारिस्थितिक तंत्र, अब देखो वहाँ पर पारिस्थितिकी की बात हो रही थी, लेकिन पारिस्थितिक तंत्र की संकल्पना किसने प्रस्तुत की थी, एजी टॉन्सले ने 1935 में, ठीक है। और उनके अनुसार ये कैसा है, ये एक खुला तंत्र है दोस्तों, ठीक है। ये विभिन्न आकार का हो सकता है, ये बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकता है। जैसे मान लीजिए, एक एग्जाम्पल देता हूँ, ये मान लीजिए ये एक क्या है, बूंद है, पानी की एक बूंद। अब देखो इसमें भी बहुत सारे कंपोजिशन है, ठीक है, पानी है इसमें, ठीक है, धूल कण भी होंगे इसमें, बहुत सारी चीज़ें। तो ये एक बहुत छोटा है एकदम, क्या हो सकता है, ये एक छोटे आकार का पारिस्थितिकी, ये अपने आप में एक तंत्र है, ठीक है। और बड़े से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है। जैसे मान लीजिए एक पार्क, ठीक है, उसमें जो भी आपके जीव रहते हैं वो अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है। नदी, तालाब, ये क्या है, अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है। इन सभी को मिलकर जो सबसे बड़ा जो बनता है पारिस्थितिक तंत्र, क्या हो जाएगा, पृथ्वी भी है, पारिस्थितिक तंत्र है अपने आप में। आपका एक रूम भी पारिस्थितिक तंत्र है। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, जो आपका जैव मंडल है वो सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, क्योंकि वायुमंडल में भी जीव मिलेंगे, जल मंडल में भी, स्थल मंडल में भी जीव, इन सभी जगह मिलेंगे। तो जैव मंडल सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र होगा। आकार में परिवर्तन होता रहता है, ये बता रहा है। तो पारिस्थितिक तंत्र, इसके बारे में थोड़ा सा और देख लीजिए। लिखा हुआ है कि विचारधारा को कार्ल्स मोबियन ने दोस्तों, लिखा हुआ है बायोसिनोसिस तथा फोर्ब्स ने इसको माइक्रोकॉस, ठीक है, माइक्रोकॉस कहा, याद रखना है आपको ये दोनों, ठीक है ना। मोबियस ने इसको क्या कहा है, पारिस्थितिक तंत्र लिखा हुआ है प्रकृति की एक कार्यात्मक इकाई है, फंक्शनल यूनिट है ये, नेचर इसी की वजह से क्या हो रहा, चल रहा है। तो इसको याद रखना है। ये तंत्र की क्या है, देखो बता रखा है यहाँ पर, ये एक बूंद जितना भी छोटा हो सकता है, ठीक है। इसको जो छोटा होगा उसको बोलते हैं सूक्ष्म पारिस्थितिक, माइक्रो इकोसिस्टम। दूसरी ओर ये बहुत बड़ा भी हो सकता है, लिखा हुआ है, ठीक है, महासागर जितना बड़ा भी हो सकता है। पृथ्वी एक स्वयं में एक विशाल पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है। अब यहाँ पर देखेंगे जैव मंडल की बात कर रहा है। जैव मंडल दोस्तों मिट्टी, सेल, जल, वायु सभी से मिलकर बना हुआ है, ठीक है। एक पतली परत यहाँ पर बता रखा है, फिर चारों तरफ से घिरा हुआ है, सभी में क्या रहते हैं, जीव रहते हैं। तो ये सबसे बड़ा पारिस्थितिक तंत्र हो जाएगा, आपको याद रखना। अब पारिस्थितिक तंत्र की कुछ विशेषताएं दोस्तों, इनमें से कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। पारिस्थितिक तंत्र देखो क्या है, तो ये क्या है, ये एक किसी सुनिश्चित क्षेत्र में दोस्तों क्या होता है, धारण करता है। मान लीजिए ये एक क्षेत्र है, ठीक है, जैसे मान लो कोई नदी है, तो उसका खुद का एक क्षेत्र होगा, उसमें जो जीव जंतु होंगे उनके क्या उसके साथ संबंध है, तो वो अपने आप में पारिस्थितिक तंत्र है। तो इसका मतलब क्या है, एक सुनिश्चित क्षेत्र होगा। ये क्या है, पारिस्थितिक तंत्र एक कार्यशील क्षेत्रात्मक इकाई, बिल्कुल है जी, ठीक है। उसके बाद है इसकी तून, ये देखेंगे 3 संगठक होते हैं इसके मूल, कौन कौन से होते हैं, एक तो ऊर्जा संगठक जो ऊर्जा प्रोवाइड कराते हैं, एक होते हैं बायोटिक यानी कि दोस्तों जैविक संगठक, और एक होते हैं एबायोटिक या फिर जिनको बोलते हैं अजैव या भौतिक संगठक।
ये एक खुला तंत्र है दोस्तों। उसके बाद है पारिस्थितिक तंत्र। क्या होते हैं ये? इसमें प्राकृतिक संसाधन होते हैं, अर्थात इनकी अपनी खुद की उत्पादकता होती है। यानी कि जहाँ जहाँ भी पारिस्थितिक तंत्र होगा उसकी खुद की उत्पादकता होगी, क्योंकि वहाँ पर पेड़ पौधे जरूर होते हैं, और पेड़ पौधे क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। सभी जीव क्या करते हैं? उत्पादन करते हैं। इसके बाद आप अगला देखेंगे, और क्या है भाई, इससे कोई भी आएगा, लिखा हुआ है किसी भी पारिस्थितिक तंत्र का समय इकाई के संदर्भ में पर्यवेक्ष किया जाता है। यानी कि समय किस समय पर कितना है, क्योंकि ये परिवर्तित होता रहता है। उसके बाद लिखा हुआ है पारिस्थितिक तंत्र खुला तंत्र, क्योंकि इसमें ऊर्जा और पदार्थों का लगातार क्या होता है? निवेश होता रहता है और बहिर्गमन होता रहता है। ठीक है, ये बंद की प्रक्रिया नहीं है। तो इससे जुड़े हुए जितने भी मैंने बताया आपके प्रश्न थे, ठीक है, सारे को हमने कर लिया है। अब आप अगले जो नेक्स्ट में आएंगे इसमें और भी देख लेते हैं। तो पारिस्थितिक तंत्र के संगठक। तो दोस्तों पारिस्थितिक तंत्र जो है किससे मिलकर बना है? ठीक है, तो देख लीजिए यहाँ पर ये सारे उसकी विशेषता भी मैंने बताया है। तो तंत्र के देखेंगे घटक कौन कौन से हैं। एक तो होते हैं दोस्तों बायोटिक घटक, ठीक है, एक होते हैं एबायोटिक, यानी कि जैविक तंत्र मतलब बायोटिक घटक, एक होते हैं एबायोटिक। ठीक है जी। अब यहाँ पर इसको पूरे को समझ जाएंगे तो आप ये मान के चलें कि आपका बहुत ईजी हो जाएगा आगे के प्रश्नों को करना। अजैविक जो घटक होते हैं जिनमें मतलब जीवन नहीं पाया जाता, लाइफ नहीं पाई जाती, वो होते हैं भौतिक घटक। इनको बांटा जा सकता है 3 वर्गों में। भौतिक घटक में क्या आएगा? जैसे मान लो सनलाइट, प्रकाश आएगा, तापमान इसी में आएगा, आर्द्रता, ह्यूमिडिटी, वायुमंडलीय दबाव, प्रेशर, स्थलाकृति, यानी कि स्थलाकृति में क्या होती है? ऊंचाई होती है पर्वतों की, ढलान भी होती है, वायु भी होता है इसमें, ठीक है, सारी चीज़ें आती हैं। तो भौतिक घटकों में एबायोटिक के भौतिक घटक में क्या क्या चीज़ें आती हैं बता दिया। एबायोटिक में दोस्तों एक कार्बनिक, अकार्बनिक होते हैं और कार्बनिक भी होते हैं। तो अकार्बनिक का मतलब ये हुआ जिनमें कार्बन नहीं उपस्थित होता, जैसे मान लो जल हो गया, मृदा हो गया, ठीक है, वायुमंडलीय गैसें, नाइट्रोजन आदि, खनिज हो गए, ठीक है, चट्टान हो गए, या फिर जो तत्व हैं जैसे मान लो पोटेशियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, कैल्शियम हो गया, ये बता रखा है यहाँ पे। इसी प्रकार दोस्तों जो कार्बनिक घटक होते हैं, इसके कार्बनिक घटक का मतलब जिनमें कार्बन पाया जाता हो। तो देख लेंगे कार्बनिक घटक में कौन कौन से भी, जैसे कार्बोहाइड्रेट, ठीक है, प्रोटीन, उसके बाद वसा या फिर ह्यूमस एवं यूरिया, ठीक है, इसके बारे में बता रखा है। तो ये आपको याद रखना है। उसके बाद होते हैं दोस्तों इसके जैविक घटक। जैविक घटक का मतलब है जिनमें लाइफ होता है, जीवन होता है, ठीक है जी। तो जैविक घटक में क्या क्या होगा? सबसे पहले होंगे आएंगे प्रोड्यूसर, क्या आएंगे? उत्पादक। और उत्पादक में कौन आएगा भाई? हरे पौधे, यानी कि पौधे, पेड़ पौधे। उत्पादक में क्या आएंगे? ये आएंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता में मानव भी आएगा, जीव आएंगे इसमें, क्या कौन आएंगे? जीव, ठीक है जी। अपघटक, अपघटक को क्या बोलते हैं? वियोजक बोलते हैं, वियोजक। और अभी मैंने बताया चींटी एक क्या है आपका अपघटक ही है, ठीक है, डिकम्पोजर बोलते हैं इनको। और कौन हो गया? जैसे मान लो प्रोटोजोआ हो गया, कवक हो गया, ये सारे के सारे। उसके बाद देखेंगे भाई, आप देखो इसने बांट रखा है, उत्पादक को भी बांट दिया है। यहाँ पर देखो, आप इसको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो समझ में आएगा। यहाँ पर देखो जो उपभोक्ता है उसके 3 क्या होते हैं, यहाँ पर देखेंगे उसके 3 प्रकार होते हैं उपभोक्ता के। पहला हो गया प्राथमिक उपभोक्ता। प्राथमिक उपभोक्ता दोस्तों जो हरे पेड़ पौधों को खाते हैं, यानी प्रोड्यूसर्स को खाते हैं, जो पेड़ पौधों को खाते हैं। जैसे मान लो वो क्या है, एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे मान लीजिए आपका टिड्डी हो गया, टिड्डी या फिर मान लीजिए कि आपका खरगोश हो गया, ठीक है, जो पेड़ पौधों को खाता है। तो क्या हो जाएगा? प्राथमिक उपभोक्ता। द्वितीयक उपभोक्ता मतलब जो इनको खाता है भाई, मान लीजिए कि जो आपका टिड्डी या इनको खा जाता है, जैसे मान लीजिए सांप हो गया, ठीक है। तृतीयक उपभोक्ता सांप यहाँ पर मान लीजिए, या फिर बाज मान लीजिए, ठीक है। यहाँ पर जो तृतीयक उपभोक्ता है दोस्तों, ये जो होते हैं ये एक प्रकार के सर्वाहारी होते हैं। जैसे मान लीजिए मानव हो गया, मानव सबको खा सकता है इनमें से। जैसे मान लो कि वो खड़ा को भी खा जाएगा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है। जैसे मान लो ये कैसे बनेगा, तो इसका आप देख लीजिए, ये सबसे पहले किस प्रकार बनेगा? तो उत्पादक होंगे, यहाँ पर मैं क्रोनोलॉजी बता देता हूँ। उत्पादक होंगे, उत्पादक क्या होंगे? पौधे। पौधों को आप क्या कहोगे? उत्पादक। अब आएंगे उपभोक्ता। उपभोक्ता क्या होंगे? 3 प्रकार के होंगे। प्राथमिक में कौन आ जाएगा? जैसे एग्जाम्पल मैंने बताया अभी आपका, जो हरे पौधों को इनको खाएगा, हिरन, ठीक है जी, हिरन, या आपका मतलब बोल सकते हैं भाई आपका खरगोश, ठीक है, खरगोश हो गया। उसके बाद अभी द्वितीयक में बताइए कौन आएगा? द्वितीयक में मैंने बताया जो इनको खा सकता है, शेर आ गया, शेर या कोई भी हो जाएगा मान ली, ठीक है। उसके बाद ये आ गया। उसके बाद तृतीयक में जो इनको भी खा जाए, ठीक है, तो ये इस प्रकार से बन जाएगा, ठीक है।
ये आपको पता होना चाहिए। तो आगे देखेंगे हम इसमें। तो ये तो भाई ये मेन था, बता दिया है कि अब इसमें कौन कौन आते हैं। वियोजक है, ये अपघटक बता रखा है। डिकम्पोजर क्या करते हैं, देखो ये सूक्ष्म जीव होते हैं, यहाँ पर देख लो, थोड़ा सा इसको देख लो आप। तो वियोजक क्या होते हैं दोस्तों, अपघटक होते हैं, वे सूक्ष्म जीव हैं ये जो मृत पौधों, जीव जंतुओं, ठीक है, जैविक पदार्थों को क्या करते हैं दोस्तों, को सड़ा गला कर वियोजित कर देते हैं, डिकम्पोज कर देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान ही अपना क्या करते हैं, भोजन ग्रहण करते हैं, जैविक तत्वों का क्या करते हैं, पुनर्स्थापन भी करते हैं। तो ये बता दिया। खैर नदी झील मैं बता चुका हूँ। पारिस्थितिक तंत्र को और देख लीजिए एक बार तरीके से। यहाँ पर एक तो ये हो गया, एक इसको और समझ लीजिए थोड़ा सा ताकि आपको इजी हो जाए। पारिस्थितिक तंत्र की बात करें तो इसमें दोस्तों कुछ स्थल पर पाई जाती हैं चीज़ें, कुछ जलीय, कुछ मानवकृत होती हैं। तो स्थल पर जो है वो होता है वन हो गया, घास हो गया, मरुस्थल हो गया, ठीक है जी। अगर देखेंगे जल भी दो प्रकार का पारिस्थितिक यहाँ पर पाई जाती है जल में। एक तो होता है अलवणीय जल, यानी कि अलवणीय का मतलब क्या होगा, शुद्ध वाटर, है ना, मीठा जल, जिसमें जैसे मान लो तालाब, झील, झरना, इसमें क्या मिलेगा आपको हमेशा शुद्ध यानी कि प्योर वाटर मिलेगा, यानी कि मीठा जल मिलेगा। इस तरफ आ जाइए, लवणीय जल मतलब खारा जल। खारा जल कहाँ पर मिलेगा, तो झील में मिलेगा। ज्वार अनुमत जो एस्चुरी होती हैं समुद्र, इसमें मिलेगा। अच्छा, इसी प्रकार दोस्तों जो ये पूछ लेगा कि मानवकृत कौन सी क्या बोलते हैं आपकी पारिस्थितिकी है, जैसे खलियान हो गया, खेत खलियान, ठीक है। जल क्या हुआ है, जीवशाला जिसको बोलते हैं आप एक्वेरियम, और अंतरिक्ष यान, इनमें से कोई भी आ जाए तो ये मानवकृत क्या है। जैसे मान लो कई बार पूछ लिया जाता है कृषि का खेत, या फिर मान लो वो धान का खेत कैसा एक पारिस्थितिक तंत्र है, तो ये मानव निर्मित है, ठीक है, तो आपको याद रखना है। यहाँ पर देखेंगे पृथ्वी पर लगभग 71% पर क्या है, जलीय पारिस्थितिक तंत्र फैला हुआ है, जो कि लिखा हुआ है ये विश्व का सबसे सर्वाधिक मतलब क्या है, क्षेत्र पर फैला हुआ पारिस्थितिक तंत्र है। उसके बाद और देख लीजिए, यहाँ पर देखेंगे सागर जो होता है दोस्तों, सागर यानी कि जो समुद्र होता है वो पारिस्थितिक तंत्र सबसे अधिक स्थिर है। ये क्या है, ये आपको ये याद रखना है, ये सबसे, कई बार ये भी पूछा हुआ है कि सबसे स्थिर पारिस्थितिक तंत्र कौन सा है, तो यही है भाई। तो सागरीय तंत्र अपनी क्या है, रासायनिक संरचना के कारण ये स्थिर रहता है। इसका मतलब मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये बहुत ही जल्दी ना तो ये बहुत देर से गर्म होता है, बहुत देर में ये ठंडा होता है। जैसे एग्जाम्पल देखो, कौन सी ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से इसको स्थिर बना के रखती हैं। देखो सागरीय जल में दोस्तों खारापन जो होता है वो उसको स्थिरता बनाए रखने में क्या होता है, ठीक है, उसमें क्या होती है, ऑक्सीजन घुली होती है, ठीक है। उसके बाद है आपका प्रकाश हो गया, और तापमान स्थिर रहने के कारण दोस्तों ये तंत्र स्थिर बना रहता है। स्थिर का मतलब है एक जैसा लगभग, ठीक है, इसका जो तापमान में बहुत ज़्यादा अंतर नहीं होता है। उसके बाद लिखा हुआ है समुद्र जो है दोस्तों वो विश्व का विशालतम, देखेंगे आप, विशालतम पारिस्थितिक तंत्र है। पृथ्वी पर विद्यमान जो आपका जो जलमंडल है, हाइड्रोस्फीयर है, उसका 97% जो जल है दोस्तों वो किस में मिलेगा, आपका जलमंडल का 97% केवल समुद्रों में मिलता है, जो कि खारापन है, जो कि आपको मैंने अभी बताया कैसा होगा, स्थिर पारिस्थितिक तंत्र है, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ कई बार ये पिछली बार ये भी एक यूपीपीसीएस में फिर से पूछा गया था। ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है समुद्री जल में सर्वाधिक, लिखा हुआ है सर्वाधिक व्याप्त लवण सोडियम क्लोराइड होता है। तो जो लवण होता है दोस्तों वो याद रखना सोडियम क्लोराइड की वजह से होता है, ये आपको बता दिया। खैर ये हमने सारे देख लिए हैं, इसको थोड़ा सा और देख लीजिए भाई। ये बता रहा है जो जलीय पारिस्थितिक तंत्र है उसको भी, उसके भी स्तर हैं दोस्तों। जैसे मान लो ये समुद्र है, तो समुद्र इस तरफ क्या होगा, इस तरफ तो स्थल वाला भाग है, इस तरफ स्थल वाला भाग के पास में सबसे पहले होता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ठीक है, जो ढलान सा होता है। उसके नीचे जो बहुत तेज़ी से ढलान होता है इसको बोलते हैं, देखो कॉन्टिनेंटल क्या हो गया, ये स्लोप है, स्लोप मतलब ढाल हो गया, ठीक है। अब इसी प्रकार मगन तट के ऊपर जो होता है वो आप देख लीजिए, इसको बोलते हैं नैरेटिक जोन, नैरेटिक जोन। और इसी प्रकार आप देखेंगे मगन तट के ऊपर जो है सबसे ऊपर जो है क्या होता है, ओशियानिक जोन, ठीक है। ओशियानिक जोन में आ जाइए तो सबसे ओशियानिक जोन में क्या मिलेगा, सबसे ऊपर मिलेगा सी लेवल, जिसको आप बोलते हैं समुद्र का स्तर। उसके बाद है प्रकाशीय क्षेत्र को बोलते हैं यूफोटिक जोन। यूफोटिक जोन का मतलब क्या होता है, यूफोटिक जोन का मतलब होता है दोस्तों जहाँ तक सन रेज जा रही हैं, सन की लाइट जा रही है, तो उसको आप क्या बोलते हैं, आपका प्रकाशीय क्षेत्र। उससे नीचे समुद्री जीवी प्रदेश है दोस्तों, इसको बोलते हैं बैथल, ठीक है, बैथल जोन। तो बैथल जोन क्या है, बिल्कुल तल, समुद्री तल के जहाँ पर जीव रहते हैं उसको बैथल जल बोलते हैं। और सबसे नीचे जो होता है वो है अबेशल वाटर, यानी कि ये वाला अबेशल वाटर मतलब है गहरा जल। ये वाला जो आप ब्लैक जो देख रहे हैं इसको अबेशल वाटर बोलते हैं।
तो ये आपको याद रखना है। इनका कई बार क्या होगा, आपका बोलेगा कि भैया ओशियानिक ओजोन, जो ओशियानिक जोन है उसके आप स्तर बताइए। तो प्यारे दोस्त इनका क्रम लगवाने को दे देगा। तो सबसे ऊपर क्या मिलेगा, सबसे नंबर 1 पर मिलेगा आपका सी लेवल, ठीक है। नंबर 2 पर मिलेगा प्रकाशीय जो आपका जो क्षेत्र होता है। फिर तीसरे पर मिलेगा समुद्री जीवी जोन यानी बेथल जोन, और सबसे नीचे मिलेगा चौथे नंबर पर गहरा जल, ये वाला। इस तरफ अगर हम बात करें इनका क्रोनोलॉजी, तो इस तरफ हो जाएगा ये वाला नेरेटिक जोन हो जाएगा, फिर मगन तट हो गया, फिर इस प्रकार से ये हो गया ये वाला मगन तट हो गया, फिर मगन ढाल हो गया, ठीक है। ये आपको याद रखना है, कई बार इनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखते हैं, आप समझ गए हैं भाई, अब आपके लिए इजी हो जाएंगे प्रश्न। देखो आसान, पहला प्रश्न क्या है, जहाँ जीव रहता है उस सटीक जगह को क्या कहते हैं। प्यारे दोस्त, जहाँ जीव रहता है वो उसका आवास कहलाता है। क्या कहलाता है, वो उसका आवास कहलाता है, जहाँ वो रहता है, ठीक है जी। आगे देख लीजिए अगला प्रश्न, दूसरा है, इसका एक्सप्लेनेशन आगे है, चलिए यहाँ पर देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक, लिखा हुआ है पारिस्थितिक पारितंत्र यानी इकोसिस्टम शब्द का उत्कृष्ट वर्णन है। तो आपको इकोसिस्टम वर्ड का उत्कर्ष सबसे अच्छा क्या बताना है, आपका एक्सप्लेनेशन बताना है भाई। तो इधर देखेंगे इसको आप, यहाँ पर एक दूसरे से अन्योन्य क्रिया करने वाले जीवों यानी कि ऑर्गेनिज्म का एक समुदाय है ये, नहीं। आगे देखेंगे पृथ्वी पर वह भाग जो सजीव जीवों लिविंग ऑर्गेनिज्म द्वारा विकसित होता है, नहीं, केवल लिविंग नहीं होता। तीसरा है जीविंग यानी कि जीवो यानी कि जिसको बोलते हैं ऑर्गेनिज्म का समुदाय, तथा साथ ही साथ वातावरण जिसमें वो रहते हैं। बिल्कुल, यू आर राइट। तो इसमें क्या हो जाएगा भाई, इसमें आपका हो जाएगा जीवों का उसके वातावरण के साथ भी तो संबंध होना चाहिए ना। ये आपका क्या होगा, इसका आंसर हो जाएगा सी। क्या हो जाएगा, सी। खैर हम आगे देखते हैं अगला प्रश्न। देखो भाई, अभी मैंने ये बताया था, इससे पहले प्रश्न इस आपको समझ में आ जाएगा। लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन सा जीव से जीवमंडल तक, ठीक है, जैव मंडल तक क्या होता है, जैविक संगठन का सही क्रम। यानी कि सबसे छोटा कोई क्या होता है, कोई जीव होता है, फिर उससे मिलकर समुदाय बनता है। क्या बनता है, उससे मिलकर बनती है जनसंख्या। अगर आपसे इसका जनसंख्या बनती है, जनसंख्या के मिलकर एक समूह बनेगा यानी कि समुदाय बनेगा, समुदाय से बाद, ठीक है। तो ये आपका क्या बनता है, आपका पारिस्थितिक तंत्र बनता है। अभी देखेंगे इसका क्या क्रम है, आप बताइए। तो दोस्तों सबसे पहले बताइए, यहाँ पर इस तरफ देखेंगे आप, क्या क्रोनोलॉजी बनेगा। सबसे पहले ऑब्वियस सी बात है कि क्या होगा, यहाँ पर देखेंगे प्रश्न नंबर 3। सबसे पहले क्या होगा, कोई जीव होगा, ठीक है। जीव से मिलकर क्या बनेगी, जनसंख्या। जनसंख्या, तो प्यारे दोस्त जनसंख्या से स्टार्ट होगा ये। तो जनसंख्या तो ए में भी है, सी में भी है, और आपका ये भी है। लेकिन जनसंख्या के बाद क्या बनता है दोस्तों, समुदाय बनता है। जितनी जो जनसंख्या वो मिला के क्या बनाते हैं, समुदाय का निर्माण। इसका मतलब क्या हुआ, अब हमारा ये हटा दो और ये भी हटा दो, तो इसका मतलब क्या हो गया, जनसंख्या के बाद समुदाय बनेगा, फिर पारिस्थितिक तंत्र बनेगा, और फिर पूरा भूदृश्य यानी कि क्या बन जाएगा, पृथ्वी बन जाएगा। तो इसका सही क्रम क्या होगा, जनसंख्या, समुदाय, ठीक है, पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र क्या होगी, बहुत सारे पारिस्थितिक तंत्र होंगे किस पर, भूमि पर यानी कि पृथ्वी पर। इसका मतलब क्या हुआ, सबसे पहले एक बार फिर से देख लीजिए, मैं बार बार बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या होगा, कोई एक जीव होगा। कैसे बनता है ये, हम नीचे से ऊपर आगे की तरफ जा रहे हैं। सबसे पहले क्या होगा, एक जीव, जीव मिलकर क्या बनाएंगे बताइए भाई, जीव मिलकर बनाएंगे एक निश्चित जनसंख्या, ठीक है। क्या बनाएंगे, जनसंख्या। और जनसंख्या मिलाकर क्या बनाएंगे, ये बनाएंगे आपका समुदाय। क्या बनाएंगे, समुदाय। समुदाय, और समुदाय मान लो जैसे कि हो सकता है ये शेरों का समुदाय हो, ये आपका अलग अलग समुदाय हो सकते हैं। समुदाय जो मिलकर आगे बनेंगे उनसे पूरा का पूरा, जैसे मान लो अब इसमें कितने इस एरिया में इसमें कितनी बिल्लियाँ रहती हैं, कितने शेर रहते हैं, कितने आपके हिरण रहते हैं, ये सभी की क्या मिल गई, इनकी सबके समुदाय मिल गए ना अलग अलग। इससे बना पूरा का पूरा इकोसिस्टम, पारिस्थितिक तंत्र। और पारिस्थितिक तंत्र के आगे मिलकर बनता है जीवोम। जीवोम, ठीक है जी, जीवोम इससे बड़ा होता है, और उससे भी बड़ा होता है आपका जैव मंडल। जैव मंडल, तो सबसे पहले हम उसकी तरफ जा रहे हैं ना। तो देखेंगे पहला क्या हो गया, सबसे छोटा एक जीव होता है। जीव मिलेंगे, एक मिलकर मैंने मान लो एक शेर है, शेरों की जनसंख्या मिल गई, तो क्या मिल गया उसको, शेर 10 शेर मिल गए तो उसको क्या बोलेंगे आप, जनसंख्या। अब
शेर भी होंगे इसमें, जो है आगे क्या बनेगा, समुदाय। अब समुदाय में कौन होंगे, शेर भी होंगे, बिल्ली भी होंगे, सभी होंगे एक क्षेत्र में, पेड़ पौधे भी होंगे। उसके बाद समुदाय के बाद क्या होगा, इकोसिस्टम, जिसमें पूरा का पूरा सब कुछ आ जाएगा, ठीक है। और इकोसिस्टम का जो बड़ा रूप है वो क्या बन जाएगा, जीवोम, और जीवोम का सबसे बड़ा जो आगे बनेगा वो बनेगा जैव मंडल। जैव मंडल में क्या क्या होगा, वायुमंडल में पाए जाने वाले जीव, स्थल मंडल में पाए जाने वाले जीव, और जल मंडल में पाए जाने वाले जीव। तो सबसे बड़ा क्या होता है आपका जैव मंडल। तो मुझे लग रहा है ये वाला प्रश्न आपका आ गया होगा। यहाँ पर देख लीजिए, ये दिखाया हुआ है भाई। सबसे पहले एक क्या होता है, यहाँ पर इन्होंने एक स्टेप छोड़ दिया, मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो किस स्टेप क्या हो जाएगा भाई, पहले आएगा यहाँ पर आ जाएगा जीव। जीव मिलकर क्या बना देंगे, जीव मतलब एक ऑर्गेनिज्म। जीव का मतलब क्या था, ऑर्गेनिज्म के क्या बनाएगा, जनसंख्या। जनसंख्या से क्या बनेगा, समुदाय। समुदाय से क्या बनेगा, पारिस्थितिक तंत्र। पारिस्थितिक तंत्र से क्या बन जाएगा दोस्तों, निश्चित क्षेत्र, यानी कि आपका भूदृश्य, पृथ्वी। तो पृथ्वी का मतलब केवल स्थल भाग की बात कर रहा है, लेकिन स्थल वाले भाग तो क्या हो गया, फिर इसको जल वाला भाग भी मिलाओ, वायुमंडल वाला भाग भी, उसको क्या मिलकर बनेगा, जैव मंडल। ठीक है जी, ओके। अब अगला प्रश्न देखेंगे भाई, इस तरफ फिर से ये इस प्रकार का क्वेश्चन पूछा हुआ, ये तो मैं बता चुका हूँ ना। इसमें क्या हो जाएगा आपका, आवास हो गया, इस तरफ बता चुका हूँ मैं। इस तरफ देख लो भाई, ये प्रश्न पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कृत्रिम पारितंत्र है। तो बताइए भाई, तालाब, वन हमने बनाए क्या, तालाब मानव ने बनाए ना, यानी खेत हमने बनाया है, ठीक है। उसके बाद देखेंगे तो तालाब, वन, झील प्राकृतिक हैं, जबकि बगीचा हो गया, खेत हो गया, ये मानव निर्मित पारितंत्र है। इसके बाद आ जाइए, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण प्रश्न है और ये आसान नहीं है दोस्त। ये देखो, टफ क्वेश्चन है बहुत ही। निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है, देखते हैं कौन बना पाएगा कौन नहीं बना पाएगा इसको, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाएगा आपके लिए। क्या है भाई प्रश्न, तो पहला है पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम एजी टॉन्सले ने किया था। तो पारिस्थितिक तंत्र तो ठीक है, पारितंत्र की अलग बात है, रेटर ने किया था पारितंत्र। तो पारिस्थितिक तंत्र का उपयोग तो भाई ठीक है, एजी टॉन्सले ने ही किया था। खैर हम इस पर आ जाते हैं, यहाँ पर देख लो, पारिस्थितिक तंत्र का शब्द का प्रयोग तो एजी टॉन्सले ने किया था और 1935 में किया था दोस्तों, ठीक है पहला। तो दूसरा लिखा है, वो जो जीव अपना भोजन स्वयं उत्पादित करते हैं उन्हें क्या बोलते हैं, यानी कि उनको बोलते हैं ऑटोट्रॉफ्स, यानी कि स्वयंपोषी, यानी कि जैसे पौधे प्रकाश संश्लेषण की मदद से वो अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो दोस्तों दूसरा भी बिल्कुल आपका ठीक हो जाएगा। उसके बाद है, प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा उपभोक्ता अपने अपने भोजन का उपभोग करते हैं। मेरे प्यारे दोस्त बिल्कुल ये क्या हो गया, गलत हो गया, ठीक है। उसके बाद है वियोजक। वियोजक क्या करते हैं, अकार्बनिक पदार्थों को कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करते हैं। उल्टा, गलत है ये। क्यों, क्योंकि दोस्तों ये उल्टा हो गया। यहाँ पर क्या है, ये कार्बनिक पदार्थ, जैसे मान लो कोई मान लो जीव मर गया तो कार्बन है ना उसके अंदर, ठीक है। जीव मर गया और वो आपने देखा होगा, आपने कई बार क्या है ना, नदी में कोई लाश जा रही है बहती हुई, मान लो किसी का, तो उस पर जो है बैठ कर क्या कर रहे हैं, देखो अब उस पर बहुत सारे जीव होते हैं, जीवाणु वगैरह, वो क्या कर रहे हैं उसको, ठीक है। तो क्या है, वो अकार्बनिक पदार्थ मर्दा वगैरह में बदल देते हैं, ठीक है। तो ये होता है, जैसे चींटी है ना, तो आपको क्या कर रहे हैं, वो कार्बनिक पदार्थ, सड़े गले जो पौधे होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनको क्या करते हैं, मृत पौधों को, किसमें, क्योंकि मृत पौधों में क्या है, कार्बन है, कार्बनिक चीज़ों को अकार्बनिक में बदलते हैं। तो ये भी गलत हो गया। इसका मतलब दोनों ठीक, कौन कौन से ठीक है, पहला ठीक है और दो। तो देख लो अभी आंसर क्या हो जाएगा, पहला और दूसरा। इसका आंसर क्या हो गया, तो ए आपका आंसर हो जाएगा इसका। उसके बाद हम अगला देखेंगे, छठा क्वेश्चन, इकोसिस्टम शब्द का बताओ भैया। इकोसिस्टम के संदर्भ में सत्य क्या है, इकोसिस्टम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सत्य है, बताइए भाई। लिखा हुआ है प्राथमिक, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम, ठीक है, न्यूनतम रूप से आश्रित हैं। प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादक पर न्यूनतम आश्रित हैं। भाई साहब ये तो गलत है। प्राथमिक जो आपके उपभोक्ता हैं, जैसे कि मान लो मैंने बताया था अभी, प्राथमिक उपभोक्ता कौन से हैं, जो घास खाते हैं, हिरन। भाई ये तो पूरी तरह पेड़ पौधे ही खाएगा ना, वो तो पूरी तरह उसी पर निर्भर है। तो ये तो गलत हो गया। दूसरा देखेंगे, दूसरा क्या क्वेश्चन है, अगला प्रश्न है, प्राथमिक उपभोक्ता उत्पादों की संख्या से अधिक होती है। नहीं नहीं, हमेशा जो प्राथमिक उपभोक्ता हैं वो पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा पाए जाएंगे, ठीक है।
प्राथमिक जो उत्पादक हैं, ठीक है, यानी कि जो प्राइमरी प्रोड्यूसर, यानी कि आप जो कहेंगे पेड़ पौधे, उनकी संख्या सबसे ज़्यादा होगी। उससे कम संख्या किसकी होगी? जो दूसरे लेवल पर आएंगे, यानी कि प्राथमिक उपभोक्ता। उससे कम संख्या किसकी होगी? द्वितीयक उपभोक्ता। उससे कम संख्या किसकी होगी? तो तृतीयक उपभोक्ता। तो इसकी संख्या अगर हम पृथ्वी पर बात करें या कहीं पर भी, तो आपको कैसे याद रखना है? तो भाई देखो क्या होगा, सबसे ऊपर होते हैं आपके उत्पादक। सबसे ऊपर क्या होते हैं? उत्पादक। इस तरफ बता देता हूं, चलो। उत्पादक, उत्पादक, इनकी संख्या क्या होगी? सबसे ज़्यादा होगी। ये सबसे ज़्यादा होंगे नंबर 1 पर। पेड़ पौधे पूरे पृथ्वी पर सबसे ज़्यादा। दूसरे नंबर पर कौन होंगे? प्राथमिक उपभोक्ता, इनकी संख्या होगी, ठीक है। तीसरे नंबर पर कौन होंगे? द्वितीयक उपभोक्ता, द्वितीयक उपभोक्ता। और चौथे नंबर पर सबसे कम कौन होंगे? तृतीयक उपभोक्ता, तृतीयक उपभोक्ता। क्यों? ऐसा क्यों है? क्योंकि ये इनको खाते हैं, ठीक है, ये इनको खाते हैं, ये इनको, ठीक है। इस प्रकार इनकी संख्या क्या होती है? कम होती जाती है। उसके बाद आप आइए भी, इसी में आपका तीसरा देखेंगे, यहाँ पर सी में क्या लिखा हुआ है? सी में लिखा हुआ है, ये तो हमने देख लिया। तो संख्या क्या है? गलत है ये वाला, तो बी भी, ए भी गलत है, बी भी गलत है। सी में देखेंगे, उत्पादक प्राथमिक उपभोक्ता से अधिक होते हैं, बिल्कुल ठीक है। तो उत्पादक जो होंगे वो हिरण और जो, यानी कि कुल मिला के शाकाहारी जो लोग होते हैं, ठीक है, जो आपका केवल पेड़ पौधों से ही अपना भोजन प्राप्त करते हैं, वो उनकी संख्या क्या होगी? कम होगी। किससे? उत्पादक से, क्योंकि उनकी संख्या ज़्यादा है। तो सी ठीक है, एकदम क्या है? सी बिल्कुल ठीक है। अगला फिर देखने की जरूरत नहीं है, जब ये मिल गया तो आपको ये लिखा शाकाहारी क्या है? मांसाहारियों से अधिक होती है, ठीक है। शाकाहारी ज़्यादा होंगे पृथ्वी पर मांसाहारियों से, ये भी बात को ध्यान रखना। लेकिन पेड़ पौधों से इनकी संख्या कम होगी। क्रम बता दिया मैंने, वो आपको वो क्रम याद रखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। खैर इस तरफ देखिए भाई, अगला प्रश्न है, फिर से एक प्रश्न आ गया। नेक्स्ट देखेंगे, लिखा हुआ है पारिस्थितिक तंत्र के विविध अवयव आपस में एक दूसरे पर निर्भर नहीं करते। भाई ये तो, इसके जितने भी अवयव हैं, आपका क्या होगा? कार्बनिक हो, अकार्बनिक हो, ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये एक दूसरे पर निर्भर करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा? पहला तो गलत हो गया। मानव क्रियाओं से वातावरण प्रभावित होता है, बिल्कुल होता है। मानव क्रिया जो भी मानव कर रहा है, जैसे मान लो एसी चला रहा है, ठीक है, या फ्रिज चला रहा है, तो दोस्तों मानव क्रिया वातावरण बिल्कुल प्रभावित होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर ए जो है ना, ये तो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा, देखेंगे आप इसको, इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर डी हो जाएगा। अपने आप ही ए गलत है, आर सही होगा। ए गलत है, ठीक है ना, डी, आर सही होगा। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक क्या है? फिर से पूछ लिया है भाई। कृत्रिम पारितंत्र है, बताइए जल्दी से। घास का मैदान पारितंत्र है? नहीं, घास का मैदान आपने देखा होगा, ठीक है। जैसे मान लो जी वोल्ड मिलते हैं, ठीक है, आपके घास के मैदान अमेरिका में मिलते हैं, बड़े बड़े घास के मैदान, प्रेरी घास के मैदान, है ना, कैगा, ये बहुत सारे जो हैं घास के मैदान है। तो ये तो नेचुरल है दोस्तों। वनवी झीलवी ये नेचुरल है। तो इसका मतलब क्या है? धान जो है, धान का खेती ये हमने बनाया है, प्राकृतिक है, पूछा गया है। उसके बाद आप देख लीजिए, निम्नलिखित में से कौन सा पारिस्थितिक तंत्र पृथ्वी पर सर्वाधिक क्षेत्रफल पर फैला हुआ है? तो बताइए भाई, कौन सा फैला हुआ है? आप ही बता दीजिए इसमें। तो इसमें कौन सा हो जाएगा? मैंने बताया पृथ्वी पर तो क्या है? जल ही जल है, समुद्र है ना, समुद्री वो हो गया 71% पर। उसके बाद देखेंगे विशालतम पारिस्थितिक तंत्र, फिर से वही पूछ लिया, समुद्र हो गया। लिखा हुआ है सबसे अधिक स्थिर। अब स्थिर वाली बात आ गई। स्थिर तो होगा वो महासागर स्थिर होगा, क्योंकि मैंने बताया कि वो ना तो जल्दी से क्या होता है? गर्म होता है, ना ही जल्दी से ठंडा होता है। यानी कि वो बहुत ही देर से और देरी से गर्म होता है और देरी से ही ठंडा होता है, तो वो स्थिर होता है, मैंने बताया। और इसके पीछे और भी कारण है, जैसे लवणता होती है इसमें, ठीक है। तो वो सारे की सारी बातें बता दिया। उसके बाद आप आएंगे